नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के एक तरह के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा गाइड है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर ये इतनी बड़ी मशीन काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था आखिर है क्या? क्या ये पूंजीवादी है जहां सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है, या फिर समाजवादी जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल होता है क्या ये? और इसका जवाब है, असल में ये इन दोनों का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर है। भारत ने एक बिल्कुल ही अनोखा रास्ता चुना है, जो ना तो पूरी तरह से एक तरफ है, ना ही दूसरी तरफ। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव, इसकी फिलॉसफी को समझना होगा। ये कहानी है दो अलग अलग सिस्टम्स की, जिनसे मिलकर भारत की इकोनॉमिक पहचान बनती है। भारत की अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां प्राइवेट सेक्टर की स्पीड और मुनाफे की दौड़ भी है, और साथ ही सरकारी सेक्टर का एक सोशल सेफ्टी नेट भी है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और हां, इस शानदार आइडिया का क्रेडिट जाता है महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को। तो ये है वो दो सिस्टम्स जिनसे भारत प्रेरणा लेता है। एक तरफ है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जहां सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है और सरकार ज्यादा दखल नहीं देती, जैसे अमेरिका में। और दूसरी तरफ है सोशलिज्म यानी समाजवाद, जहां फैक्ट्रीज से लेकर बाकी चीजों तक सब पर सरकार का कंट्रोल होता है, जैसे चीन में। भारत इन दोनों के बीच में अपना एक बैलेंस बनाकर चलता है। ठीक है, तो हमने नींव तो समझ ली। अब चलिए उन इंजनों को देखते हैं जो इस पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर्स भी कहा जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। इसे ऐसे समझे जैसे कोई खेत हो जहां से कच्चा माल निकलता है, जैसे कि खेतीबाड़ी या खदानों से खुदाई। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो एक फैक्ट्री की तरह है, जहां उस कच्चे माल से चीजें बनाई जाती हैं। और आखिर में है टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस इंडस्ट्री, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, आईटी कंपनियां, जो बाकी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं। तो सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी इकोनॉमिक मशीन को कंट्रोल कौन करता है? चलिए अर्थव्यवस्था के कंट्रोल रूम में चलते हैं और देखते हैं कि इसे मैनेज कैसे किया जाता है। इसे चलाने के 2 मेन ड्राइवर्स हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी, जिसे सरकार चलाती है। यह समझिए कि यह सरकार का पर्स है, कितना टैक्स लेना है और कहां खर्च करना है, जैसे सड़कें बनाने पर या स्कूल बनाने पर। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है। इसका मेन काम है मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना, और इसका सबसे बड़ा हथियार है ब्याज दर। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी में एक बड़ी दिलचस्प चीज है। ये जो कर्व दिख रहा है, इसे लैफर कर्व कहते हैं। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि ज्यादा टैक्स का मतलब हमेशा ज्यादा सरकारी कमाई नहीं होता। मतलब जरा सोचिए, अगर टैक्स इतना बढ़ा दिया जाए कि लोगों को लगे कि भाई काम करने का या पैसा लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो क्या होगा? लोग कम काम करेंगे और सरकार की जो टोटल टैक्स से कमाई है वो असल में घट जाएगी। कमाल की बात है ना? और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है? मान लीजिए बाजार में महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करता है? सबसे पहले वो रेपो रेट बढ़ा देता है। ये समझिए कि ये आरबीआई की थोक ब्याज दर है, जिस पर वो बाकी बैंकों को कर्ज देता है। अब जब ये रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाता है, और फिर वो आगे आम लोगों को और बिजनेस को भी महंगे लोन देते हैं। नतीजा, लोग और कंपनियां कम उधार लेते हैं, खर्च कम हो जाता है, और धीरे धीरे महंगाई पर ब्रेक लग जाता है। तो ये पूरी मशीन चल तो रही है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा काम कर रही है या नहीं? इसके लिए हमें देश के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालनी होगी। इस रिपोर्ट कार्ड का सबसे बड़ा ग्रेड है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये 1 साल के अंदर देश में बने सारे सामान और दी गई सारी सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। इसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स गिनते हैं, जैसे ब्रेड की कीमत, न कि गेहूं और आटे की अलग अलग, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। ये देश की टोटल इनकम का एक नाप है। रिपोर्ट कार्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है इन्फ्लेशन, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। ये बस वो रेट है जिससे समय के साथ चीजों के दाम बढ़ते हैं और हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। लेकिन ये दाम बढ़ते क्यों हैं? इसके 2 मेन कारण होते हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब मार्केट में सामान कम हो और खरीदने वाले ज्यादा। और दूसरा है
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जब कच्चा माल या मजदूरी महंगे होने की वजह से सामान बनाने का खर्चा ही बढ़ जाता है। अच्छा, तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। तो मतलब बात ये है कि ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इनका सीधा असर हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। घर के लोन की ईएमआई कितनी होगी, बाजार में सब्जी का क्या दाम है, और हाँ, नौकरियां कितनी हैं, ये सब कुछ इसी बड़े से ब्लूप्रिंट से तय होता है। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अर्थव्यवस्था को समझना सिर्फ इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है, ये उन ताकतों को समझने की चाबी है जो हमारी जिंदगी को शेप देती हैं। तो अब जब हमने इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा बहुत डिकोड कर लिया है, तो एक सवाल यहाँ सोचने के लिए है, आने वाले समय में इस आर्थिक मशीन के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है? क्या वो कृषि होगी, या मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सर्विसेज?